हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए इसकी व्याख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तीसरा, 9वीं अनुसूची को द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। राइट आंसर ए केवल 1। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद विधि द्वारा विशेष भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी 284 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने वाई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय करते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों या न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 तथा 19 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए असम, बिहार,
छत्तीसगढ़ झारखंड। बी असम मेघालय त्रिपुरा तथा मिजोरम। सी उत्तराखंड मणिपुर झारखंड असम। डी नागालैंड अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मणिपुर। राइट आंसर बी असम मेघालय त्रिपुरा तथा मिजोरम। आइए इसकी व्याख्या। असम मेघालय मिजोरम तथा त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि पहला, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। दूसरा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। चौथा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 3, बी 1 और 2, सी केवल 4, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर सी केवल 4। आइए इसकी व्याख्या। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(3)। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्य करती है जब तक उसे संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। पहला, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपस्थित है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 361 क के बंधुओं द्वारा प्रत्याभूत है। चौथा, देश में विधि के शासन के परिवर्तन से ही उद्भूत होता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर सी केवल 1। आइए इसकी व्याख्या। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वर्णित वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए मद्य निषेध, बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
इसका सही उत्तर है डी। आइए इसकी व्याख्या। संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के अंतर्गत गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ए. डॉक्टर राधाकृष्णन, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी. डॉक्टर अब्दुल कलाम। राइट आंसर ए. डॉक्टर राधाकृष्णन। आइए इसकी व्याख्या। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? ए. भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी. आकस्मिकता निधि और लोक सेवाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सी. सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। डी. सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। इसका राइट आंसर है ए। आइए इसकी व्याख्या। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसका लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। दूसरा, वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। तीसरा, वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। चौथा, राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। पांचवा, वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों की लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। नेक्स्ट,
जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ए. उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। बी. उपस्थित तथा मत देने वाले दोनों सदस्यों की 3/4 बहुमत। सी. सदनों का 2/3 बहुमत। डी. सदनों का पूर्ण बहुमत। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया समान विधेयक तक ही सीमित है। संविधान संशोधन हेतु यह लागू नहीं होती है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। ए. शीघ्र विचारण। बी. समयबद्ध विचारण। सी. पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा। डी. उपरोक्त सभी। राइट आंसर ए. शीघ्र विचारण। आइए इसकी व्याख्या। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। दूसरा, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। तीसरा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। चौथा, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए 1, 2 और 3। बी 1, 3 और 4। सी 1, 2 और 4। डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर बी 1, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा, उनमें से 6 का क्षेत्राधिकार एक राज्य संघ क्षेत्र से अधिक पर है। तीसरा, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। चौथा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकते हैं या करते हैं। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए 1, 2 और 4। बी 1, 3 और 4। सी 2 और 3। डी 1 और 4। राइट आंसर
डी 1 और 4। आइए इसकी व्याख्या। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों संघ क्षेत्रों पर है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर के अपने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। दूसरा, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे उसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती। तीसरा, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर सी केवल 2। आइए इसकी व्याख्या। सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता मंच फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे मामूली फीस देनी होती है। यदि वाद के दौरान उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तीसरा, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 1। आइए इसकी व्याख्या। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति में राज्यसभा द्वारा नामनिर्दिष्ट 7 सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार से संबंधित किसी भी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। ए राष्ट्रपति में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, सी लोकसभा अध्यक्ष में, डी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में। राइट आंसर बी सर्वोच्च न्यायालय में। आइए इसकी व्याख्या।
भारतीय संविधान का अभिभावकत्व सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 एवं 228 में संविधान की व्याख्या करने के अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ए हिमाचल प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरल, तीसरा केरल, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा बिहार। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 3 और 5, सी 2 और 5, डी 2, 4 और 5। राइट आंसर सी 2 और 5। आइए इसकी व्याख्या। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। ए परमादेश याचिका यानी रिट पिटीशन, बी स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी टाइटल सूट, सी क्षतिपूर्ति का दावा यानी क्लेम फॉर कंपनसेशन, डी न्यायिक पुनरीक्षण याचिका यानी जुडिशियल रिव्यू पिटीशन। इसका सही उत्तर है बी स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी टाइटल सूट। आइए इसकी व्याख्या। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, इसे संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इसे संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? ए 57वां संविधान संशोधन 1987, बी 58वां संविधान संशोधन 1987, सी 59वां संविधान संशोधन 1988, डी 60वां संविधान संशोधन 1988। राइट आंसर
बी 58वां संविधान संशोधन 1987। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394 क को शामिल किया गया। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से परामर्श कर अपने अधिकार परिवर्तित कर सकता है। तीसरा, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। चौथा, केवल विधि मंत्रालय के निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 2 और 3, बी केवल 1, सी केवल 1 और 4, डी केवल 3 और 4। राइट आंसर बी केवल 1। आइए इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश को पुनर्विलोकन की शक्ति होगी।